अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास की न्यू बुक बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करने लगे हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले कि बायोलॉजी है क्या। तो बायो इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स बायो एंड लोगस। बायो मीन्स लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लोगस मीन्स टू स्टडी और टू नो। इट्स मीन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो अब सबसे पहले हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। Biology is the study of living organism and non-living things related to लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो इसमें स्टडी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं जिनका रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग, बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी, बहुत ज़्यादा एसेंशियल किस्म का वाटर रोल प्ले करता है। ठीक है। तो हो तो क्या है, वाटर एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो रिलेशनशिप उसका किसके साथ है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के बाद आज जो हम लोग मेन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो जो ब्रांचेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। ये इसमें शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांचेस बायोलॉजी की। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फर्स्ट ब्रांच स्टडी करते हैं दैट इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी की जहाँ पर भी बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात है तो हम लोग स्पेशली इसमें क्या पढ़ते हैं? पर्टिकुलर और ह्यूमन बींग्स को लेते हैं। ठीक है। एनाटॉमी क्या है? एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ह्यूमंस। तो अब सेकंड पार्ट पे हमने इसकी डेफिनेशन देख लिया। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। एनाटॉमी को हम क्यों स्टडी करते हैं? टू डायग्नोस डिजीज, डेवलप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। उसके बाद हर चीज़ में आपने एक बात याद रखनी है, कोई भी आपके पास डेफिनेशन हो उसके लिए आपके पास उसकी 2 पॉइंट्स होना कंपलसरी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द डेफिनेशन एंड द सेकंड वन इज़ एग्जांपल। ठीक है। यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। सेकंड आपने पढ़ चुके हैं आप लोग फंक्शन, एंड द थर्ड वन इज़ एग्जांपल। एग्जांपल देखें तो आपके पास क्या आती है? एग्जांपल किसकी है? ऑर्गन्स को हमने चूँकि स्टडी किया था, इंटरनल फिजिकल ऑर्गन्स। अब उसमें ऑर्गन किसका है? ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स हमने कहा है, इट्स मीन कि इस पे मल्टीपल ऑफ ऑर्गन्स आपके पास आ रहे हैं, और ये सारे ऑर्गन्स क्या है? इंटरनल है आपके पास, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास माउथ है, देन ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब क्या करते हैं? कंप्लीट रोल प्ले करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपनी सेकंड डेफिनेशन की तरफ दैट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के बारे में क्या आप लोग क्या स्टडी करते हैं? डील विद द फंक्शंस ऑफ बॉडी। पहले हम लोगों ने जस्ट फिजिकल स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, अब हम उनके फंक्शंस पढ़ते हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होते हैं इन ऑर्गन्स के। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? आप लोगों का हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि ब्लड को सर्कुलेट करता है। वाइटल सब्सटेंस, कौन से वाइटल सब्सटेंस को आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा? ब्लड के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? सबसे पहली चीज़ होती है प्लाज्मा। ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो आप लोग फूड खाते हैं वो भी आपके ब्लड के अंदर जाके क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद कुछ गैसेस होती हैं, वेस्ट मटेरियल्स एंड आयंस। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके बॉडी के लिए वाइटल सब्सटेंसेस हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम की जहाँ पर भी बात की जाए आपको पता होना चाहिए ब्लड की बात की जा रही है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स टू स्टडी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता क्या है? अब ये हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो क्या है। स्टडी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग क्या है? यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सबसे फर्स्ट जो सेल बनता है डिवीजन के बाद दैट इज़ जाइगोट। जाइगोट की डिवीजन के बाद जो फर्स्ट सेल बनता है दैट इज़ एम्ब्रियो। यानी कि फर्स्ट सेल आपके पास क्या है डिवीजन के बाद? जाइगोट। जाइगोट जो आपके पास है जिसको आप लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलो कि फर्टिलाइज्ड एग है। अब इस फर्टिलाइज्ड एग के बाद मज़ीद सेल के अंदर डेवलपमेंट आती है और वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। तो यानी कि एम्ब्रियो की जब आप स्टडी करते हो तो उसको आप बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब आप इसकी एग्जांपल देखो तो स्टडी ऑर्गन एंड टिश्यू फॉर्मेशन। अब देखिए आपके पास क्या चीज़ें हैं, आपके पास सेल डिवाइड होगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से आपके पास ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी। ये सब किस
के अंदर आप स्टडी करोगे एम्ब्रियोलॉजी में। इसके अंदर आप लोग स्टडी करते हो आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, मीन इसमें प्री बर्थ्स आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। डिफेक्ट्स का मतलब क्या, कौन कौन से फॉल्ट्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। डेवलप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसी से रिलेटेड फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उनके लिए ट्रीटमेंट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की जहाँ पर भी बात की जाए आपको पता होना चाहिए इट्स मीन इनहेरिटेंस, आपकी विरासत की बात की जा रही है। इसमें ट्रेड्स को स्टडी करते हो, ट्रेड्स आप लोग साइंटिफिकली वर्ड यूज़ करते हो, कॉमन लैंग्वेज में आप करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो। फॉर एग्जांपल कौन सा करेक्टरिस्टिक्स आपका आपके पेरेंट्स में से मदर से मैच करता है, कौन सा करेक्टर आपका फादर के साथ मैच करता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें आप लोग क्या पढ़ते हो, व्हाट इज़ जेनेटिक्स, स्टडी द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या है आपके पास, नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स का पास आउट होना पेरेंट्स से जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन मीन्स आपके ऑफस्प्रिंग्स में, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। और इसी करेक्टरिस्टिक्स को आप लोग क्या बोलते हो, ट्रेड्स मीन्स इनहेरिटेंस। आप इसमें देखिए सेकंड पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है, एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल में आप लोग पढ़ते हो द कॉज ऑफ जेनेटिक डिजीजेज। जेनेटिक डिजीजेज बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, ठीक है। यानी कि जेनेटिक डिजीज़ में आप लोग हमेशा क्रोमोसोम्स की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अगर पेयर्स की बात की जाए तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब यही क्रोमोसोम का नंबर एक कम या एक ज़्यादा हो जाए, इट्स मीन क्या है, ये जेनेटिक डिजीज़ डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल जितने भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट आता है, ठीक है। अब इसमें क्या आप लोग फिर क्या करते हो, डेवलप करते हो बेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स। आप लोग देखा जाए जो प्लांट्स की वेराइटीज़ हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, क्रोमोसोम्स में चेंज लाया जाता है ताकि जो प्लांट की वैरायटी है उनकी प्रोडक्शन, उनकी यील्ड को इन्हांस करवाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच इज अबाउट मोलेक्युलर बायोलॉजी। मोलेक्युलर बायोलॉजी में आप स्टडी करते हो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा होगा कि उसके अंदर आपके पास लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है आप जितना फूड खाते हो वो सारा का सारा उसमें बहुत हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, वो सारा आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी भी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कौन कौन से आप लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपके डीएनए के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका फंक्शन को देख लें तो स्टडी करते हैं हम लोग फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। अब देखें फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस क्या है, आपके डीएनए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेवलप ड्रग्स, ड्रग्स का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है फॉर मेडिसिन, ठीक है। एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ जीएमओ। यानी कि जैसे हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है ना कि आप लोग प्लांट की वेराइटी को डेवलप करवाने के लिए क्या यूज़ करते हो, जीन्स को आप लोग उनके जीन्स के नंबर ऑफ़ जीन्स में चेंज लाते हो, ठीक है। उनकी जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उनके अंदर, उनके सीक्वेंस के अंदर चेंज लाते हो। तो जब वो चेंज आने के बाद आपके पास जब न्यू एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, जीएमओ, मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यूज़ की। हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लोगस मीन्स टू स्टडी, यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब टिश्यूज़ होते क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। आपको पता होना चाहिए जब एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल में मज़ीद सेल आके ज्वाइन करते हैं, दैट इज़ composed to form tissue, and tissues are composed to form organs combine to form organ system combine to form organism, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, ऐसे टिश्यू में किस किस्म के सेल्स होते हैं जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। अगर देखा जाए तो टिश्यू एग्जामिनेशन हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग डिजीज़ को डायग्नोस कर सकें, ठीक है। उसके बाद ड्रग की स्टडीज़ के लिए अंडरस्टूड द ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपको पता है कोई भी ऑर्गन है वो कैसे मिलके बनता है, अभी हमने पढ़ा ना कि और टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, यानी कि जब टिश्यू कंबाइन होंगे तभी तो ऑर्गन बनेगा। तो उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के लिए भी हम लोगों को माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ती है टिश्यूज़ की। Next point is paleontology. Paleontology is the study of fossil. Paleon means fossil and logy mean study.
ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल्स का आपको पता है ये रिमेन्स होते हैं। देखें फॉसिल्स क्या है आपके पास, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि किधर प्रिजर्व यानी कि कंजर्व महफूज हो गए होते हैं किधर, रॉक्स में, एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, यानी कि जियोलॉजिकल क्या है, अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, अब देखा जाए हम लोग पहले पैलेंटोलॉजी देख लेते हैं। फॉसिल्स हम लोगों ने पढ़ लिया, रिमेन्स हैं। रिमेन्स क्या है, बचा कुचा पार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हमें हेल्प करता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करने के बारे में। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है आपकी, फोर फादर्स की स्टडी। ठीक है, फोर फादर्स क्या है, अबाउट अजदाद के बारे में। ठीक है, अब यानी कि फॉसिल्स क्या होते हैं, जैसे डायनासोर्स। आज आपके पास डायनासोर्स नहीं है, लेकिन आपको कैसे पता है कि डायनासोर्स भी कभी कोई ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे मौजूद थे, उनकी प्रेजेंस आपको बताती है फॉसिल्स की हेल्प से। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने देख लिया डायनासोर्स, और ये क्या थे, जाइंट रेप्टाइल थे। रेप्टाइल कौन से ऑर्गेनिज्म, जो क्रॉल करते हैं। ठीक है ना, तो वो अभी जो रेप्टाइल्स हैं आपके पास, वो कहा जाता है कि वो एंसेस्टर्स उनके कौन है, डायनासोर्स। ठीक है, अब देखिए फॉसिल्स भी हमने पढ़ लिया। फॉसिल्स में आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आ रही है सियानोबैक्टीरिया की। सियानोबैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, आपने पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यानी कि फूड फॉर्मेशन। ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि एबिलिटी किसके पास होती है फोटोसिंथेसिस की, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं एल्गा के अलावा, प्लांट्स के अलावा, सियानोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया की ऐसी टाइप्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करती है, किसी और पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी, ठीक है, अब टेक्सोनोमी में आप क्या स्टडी करते हो, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हो। ठीक है, किस बेसिस पे उनको आगे से ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ठीक है, अब इसमें क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, आप लोग देखते हो सबसे पहले टेक्सोनोमी में उसका डोमेन क्या है, कि क्या ये प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसको किंगडम में फॉल करवाते हो, ये एनिमल से बिलोंग करते हैं या प्लांट से बिलोंग करते हैं। और लास्ट यानी कि डोमेन से स्टार्ट करते हो और वो कहाँ पर जाके आपका खत्म होता है, स्पीशीज़ पे, यानी कि होमो सैपियंस अगर ह्यूमंस है तो स्पीशी क्या है, सैपियन की स्पीशी है। ठीक है ना, तो यानी कि क्लासीफाई करते हो, स्टार्ट बिल्कुल फोर फादर से स्टार्ट करके उसके स्पीशीज़ तक आके ख़त्म होता है आपका पूरा प्रोसेस। इसको आप लोग क्या बोलते हो, टेक्सोनोमी। क्लियर स्टूडेंट्स, चलें अब आगे हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। इट हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टूड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशी एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा है बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ठीक है, फंगल स्पोर्स हैं, ये सब क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये आपको कैसे पता चला, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से पता चला आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि इकोलॉजी आपके पास क्या है, इकोसिस्टम की स्टडी है। अब इकोसिस्टम क्या है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप क्या हो उसकी इन्वायरमेंट के साथ हो। इसमें आप लोगों के पास सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या आती है, फॉर एग्जांपल वाटर है। वाटर क्या है आपके पास, इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर क्या रह रहे हैं, फिशेस, वो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो पॉन्ड है, ये जो वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये जो वाटर में रहते हैं, इनको आप लोग क्या बोलते हो, ये एक इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है। ठीक है, उसके बाद हम इसका फंक्शन देखते हैं। अब इकोलॉजी की स्टडी से आप लोगों को क्या कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, हेल्प टू कंजर्व या प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या है, आप लोग ह्यूमंस को स्टडी करते हो, आप लोग एनिमल्स को स्टडी करते हो, आप लोग बर्ड्स को स्टडी करते हो, इंसेक्ट्स को स्टडी करते हो। अभी कितनी सारी वेराइटीज़ आ गई हैं ऑर्गेनिजम्स की। तो इस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलते हो, बायोडाइवर्सिटी। अब आपको कैसे पता चलता है कि आप लोगों के पास जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि वल्चर जो हैं वो आपके पास एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आपको कैसे पता चला उनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, बायोडाइवर्सिटी के स्टडी से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास फूड चेन है। अब फूड चेन एक बेस्ट एग्जांपल है। इसमें फूड चेन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन होता है फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, प्लांट्स तो अपनी एनर्जी किससे ले लेते हैं, सन से ले लेते हैं। ठीक है, और फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, वो सारे के सारे किससे एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्ट करते हैं, और ये पूरी की पूरी एक क्या बना देती है, फूड चेन।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैरीन बायोलॉजी। मैरीन का वर्ड आपके पास जहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए, साल्टी इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। साल्टी इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास ओशन है। ओशन क्या है? फ्रेश वाटर नहीं है। क्यों फ्रेश वाटर नहीं है? क्योंकि उसके अंदर साल्ट के अमाउंट ज़्यादा है। ओशन है, आपके पास सी है, जो कोई भी अदर आपके पास वाटर बॉडी जो साल्टी इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ मेरीन बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में रूइन को क्यों कहा गया? आपको पता है कि उस मेरीन आपके पास जो ओशंस हैं उनके अंदर कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, फिशेस होती हैं, क्रैब्स होते हैं, ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट भी होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या करते हो? ओशन की डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी जहाँ पर भी वर्ड यूज़ किया जाएगा आपको पता होना चाहिए डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या करते हो? डिस्कवर करते हो न्यू स्पीशीज़ को। उसके बाद मेरीन कंजर्वेशन, अब आप लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कंजर्व कैसे कर सकते हो। अब इसमें आपके पास एग्जांपल भी है, आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं फिशेज और क्रैब्स वगैरह, टर्टल्स भी इसी में आ जाते हैं। अब 11th वाली जो ब्रांच है आपके पास वो क्या है? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो पैथ का वर्ड है जहाँ पर भी यूज़ किया जाएगा उसका मतलब डिसीज़ होगा। प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन पैथोलॉजी, ये क्या वर्ड है? यानी कि अगर ह्यूमन पैथोलॉजी की बात की जा रही है प्लांट पैथोलॉजी की, तो इसमें आप लोग प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ आ रही हैं, ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज़ आ रही हैं, आप उसको स्टडी करोगे, ठीक है। पैथोलॉजी में सबसे पहले आप लोगों के पास सबसे फर्स्ट चीज़ आती है, डेफिनेशन आपको पता चलेगी, स्टडी ऑफ डिजीज़। उसके बाद डिज़ीज़ का काज क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं आपकी बॉडी में। अब ये सब कुछ जो इसका जो रिलेशनशिप आपका डिज़ीज़ के साथ है, उस सब जी चीज़ों को आप लोग इसके अंदर स्टडी करोगे, ठीक है। अब आपके पास जब पैथोलॉजी को आप स्टडी करते हो तभी तो आप लोग सबसे पहले चीज़ क्या आती है? आप लोग डिज़ीज़ को डायग्नोस करते हो। सबसे पहले आपको डिज़ीज़ का पता होगा तभी आप लोग उसका ट्रीटमेंट देखोगे, ट्रीटमेंट के साथ उसको प्रिवेंट कर सकोगे। अब एग्जाम्पल की बात की जाए पैथोलॉजी में तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या है? कैंसर। जहाँ पर कैंसर की बात की जाए, यू हैव टू नो दैट कैंसर इज़ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है। व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर इज़ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है। इसको एबनॉर्मलिटी ऑफ सेल बोलते हैं, जहाँ पर लंप बन जाता है, ठीक है, स्मॉल आउटग्रोथ हो जाती है, दैट इज़ कैंसर, ठीक है। अब ये कैंसर क्या है? इसमें सेल्स आउटग्रोथ हो जाती है। अब ये क्या है? एक डिज़ीज़ है, ठीक है। अब डिज़ीज़ क्या है? अब हम देखेंगे इसका काज के क्या रीज़न बना था। अब आपको पता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवाइड करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अब आप लोग देखते हो ये कैंसर किस टाइप का है, कि ये एक जगह पर रहता है या ये फैलने वाला है, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोग किस पे स्टडी करते हो? पैथोलॉजी में। नेक्स्ट इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। देखिए डेफिनेशन से ही आपको पता चल गया कि इम्यून्स में आप लोग क्या स्टडी करने लगे हो? कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। और उसका रोल क्या है? डिजीज़ के अगेंस्ट, यानी कि आपको पता है इम्यूनिटी आपका बूस्टअप होना का मतलब क्या होता है? कि आप लोगों की बॉडी की किस हद तक एबिलिटी है आपकी बॉडी के अंदर कि वो किसी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। और आपको पता है आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप करने वाली कौन सी चीज़ होती है? सबसे मेन रोल प्ले करते हैं कौन? वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब अब आपको पास देखा जाए हेल्प टू डेवलप वैक्सीन्स। जो वैक्सीन्स होते हैं वो डेड या बहुत वीक जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रीट करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ को, इम्प्रूव करता है इम्यून रिस्पॉन्स को ताकि वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड लास्ट आपके पास जो ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। फार्मा का मतलब क्या होता है? ड्रग्स या मेडिसिन, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग क्या स्टडी करते हो? ड्रग्स को, और उसका इफेक्ट देखते हो ह्यूमन की बॉडी पे, ठीक है। उसके बाद फंक्शन की बात की जाए तो इट हेल्प टू डेवलप न्यू ड्रग्स। अगर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज होती हैं उनके फार्मूलाज चेंज होते हैं, बट मेडिसिन क्या होती है? एक ही, अगर फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी मल्टीपल्स ऑफ मेडिसिन हैं, ठीक है। तो आप लोग न्यू न्यू मेडिसिन भी आप लोग क्या कर सकते हो? डेवलप कर सकते हो। उसके बाद एग्जांपल देखी जाए तो न्यू एंटीबायोटिक्स डेवलप टू किल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक, अब जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमेशा बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो यूज़लेस होती हैं अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। क्लियर क्लास? तो ये आज का हमारा टॉपिक था कंप्लीट। आई होप सो कि आपको कंप्लीट आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी।